औरत ने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, सब ठीक है, मैं आधी रात को भी वापस जा सकती हूँ। औरत की आवाज मुझे मानूस महसूस हुई। मैंने खोखे की दीवार से जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। ये वही वीमेन हॉस्टल वाली प्रोफेसर लड़की रत्नावली थी जो एक रात पहले गुंडों से बचती मेरे कमरे में घुस आई थी। ये क्या मामला है? मिस्टर व्यास ने रत्नावली से हाथ मिलाया, फिर कहा, टैक्सी वाले को मैंने फ़ोन पर बता दिया है कि इसे कहाँ जाना है, तुम खुद भी गाइड कर देना। रत्नावली ने कहा, सब ठीक है मिस्टर व्यास, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। वो हल्का सा कहका लगाकर हंसी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर व्यास ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। एक लम्हे के अंदर अंदर अजीब ड्रामाई सूरत हाल सामने आ गई थी, लेकिन मेरा टारगेट व्यास था। मुझे अपने टारगेट पर अंधाधुंध हमला करना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे लिए मैदान खाली हो गया है। मैंने एक बात जहन में सोची और जल्दी से खोखे के पीछे से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ बदल कर कहा, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दरवाज़ा खोली। अंदर से मिस्टर व्यास ने तलख लहजे में गुर्राते हुए कहा, क्या बात है? मैंने इसी बदली हुई आवाज़ में कहा, सर जेटी ऑफिसर आया है नीचे। इसके साथ ही मैंने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दीवार के साथ बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी खुली, फिर दरवाज़ा खुला और मिस्टर व्यास ने सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे में शेर की तरह जुस्त लगा चुका था और मिस्टर व्यास की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और चाकू इसके सीने में उतर चुका था। मैं इसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और टांग मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चाकू का फल खींचकर इसी जगह दूसरा बार किया। मिस्टर व्यास ने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। टेबल लैंप की रोशनी में इसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। इसने मुझे पहचान लिया था। इसकी आंखों में मौत की थरथराहट और हैरत थी। मैंने इसे कालीन पर गिरा दिया, चाकू को इसकी धोती के पल्लू से साफ करके बंद किया, जेब में डाला। मेरी आंखें मिस्टर व्यास के जर्द बल्कि सफ़ेद होते चेहरे पर लगी थी। जिंदगी इसके जिस्म से परवाज कर रही थी और मौत ने इसकी आंखों को पथरा दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा मिस्टर व्यास के पलंग की तरफ बढ़ा। सिरहाने को उठाया, नीचे कुछ नहीं था। जल्दी से गुदेला उठाया, नीचे इसका बटुआ पड़ा था। बटुए को खोला तो मेरी जान में जान आ गई। लोहे की अलमारी की चाबी इसमें मौजूद थी। बटुए के साथ ही मिस्टर व्यास का पिस्तौल भी पड़ा था जो इसके किसी काम न आया था। पिस्तौल ने इससे बेवफाई की थी। हकीकत यह है कि भारत के सूबे महाराष्ट्र के सिवा तकरीबन बाकी सभी सूबों के आदमी दुबले पतले और मरियल होते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर गुजरात, काठियावाड़ की बजाय पंजाब या महाराष्ट्र का होता तो इसे काबू करने में मुझे यकीनन ज़्यादा दिक्कत पेश आती। मुमकिन है कि वो मुकाबला भी करते, मगर भारी भरकम जिस्म होते हुए भी मिस्टर व्यास के जिस्म में जान नहीं थी, ताकत नहीं थी। अगरचे मेरा कमांडो अटैक भी खौफनाक और अचानक था, इसके बावजूद मिस्टर व्यास ने वहीं हथियार डाल दिए थे। चाबी लेकर मैंने लोहे की अलमारी खोल दी। दूसरे दराज में चमड़े का मोहरबंद थैला पड़ा था। मैंने इसको बाहर निकाल कर इसकी मोहर तोड़कर खोला। रेड बक्स इसी तरह इसके अंदर प्लास्टिक के सफ़ेद लिफाफे में बंद पड़ा था। इसका वज़न 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, मुझे वहाँ से निकल जाना था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर फ़ौरन ही वापस आ गया। फिर मैंने रिसीवर उठाकर जल्दी से नीचे मेज़ पर रख दिया। ये आवाज़ मुझे पकड़वा सकती थी। रेड बक्स वाला थैला उठाकर मैंने मिस्टर व्यास की लाश को आखिरी बार देखा। इसकी पथराई हुई आंखें यूं खुली थी जैसे मुझे देखकर दहशत ज़दा। मैं कमरे से निकल आया, दरवाजे को बंद किया, लकड़ी के जीने पर से उतरकर नीचे बरामदे में आकर दोनों तरफ गौर से देखा। टैक्सी रत्नावली को लेकर जा चुकी थी। मैं उछलकर बाएं जानिब नशीब में दरख्तों की तरफ उतर गया। यहाँ भी भारतीय बहरिया के 2 जवानों की लाशें पड़ी थी। नारियल के दरख्तों के नीचे गहरी तारीकी थी। यहीं से गुजरकर मुझे नेवल गोदाम वाली कच्ची सड़क के दूसरे सिरे पर निकलना था। वहाँ पक्की सड़क पर आया तो रात के 2 सवा 2 का अमल हो गए। इस वक्त कुछ ज़्यादा ही तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी जब तक मैंने इत्मीनान नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं की। अब सबसे आखिरी और नाजुक मरहला होटल की एक बी पाइप के ज़रिए ऊपर अपने कमरे में जाना था। यहाँ अगर मुझे चौकीदार वगैरह ने देख लिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जो ही मैं होटल के अकबी वीरान बाग के इलाके में आया, एक कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैं वहीं बैठ गया। कुत्ता मेरे करीब आकर भौंकने लगा। मैं इसे रिवॉल्वर से शूट नहीं कर सकता था। ये बात मेरे हक में मोहलिक साबित हो सकती थी। मैं चुपचाप वहीं अंधेरे में सिपट कर बैठा रहा। इसकी थोड़ी देर बाद ही चौकीदार के फर्श पर लठ बजाने की आवाज़ आई। कुत्ता भाग गया, मगर अब चौकीदार इलाके में मौजूद था। मेरे लिए वहीं बैठे रहना ही मुनासिब था। कोई 5 मिनट के बाद जब चौकीदार की लठ की आवाज़ दूर से सुनाई दी तो मैं उठकर पाइप की तरफ बढ़ा। मोटरों के शेड पर भी सन्नाटा था। मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी खिड़की के पास आ गया। मेरी खिड़की का आधा शीशा इसी तरह ऊपर को उठा हुआ था। मैंने अपने आप को कमरे के अंदर गिरा दिया। रेड बक्स वाला चमड़े का थैला फर्श के कालीन पर दूर लुढ़क गया।
मैंने फ़ौरन इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। कमरे में अंधेरा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। पर्दा अपने आप बराबर हो गया। इस वक्त मेरे पेश नज़र दो अहम काम थे। पहला काम पिस्तौल को बाहर कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे छुपाना और रेड बक्स को किसी ऐसी जगह छुपाना जहां से वो कभी बाहर न निकाला जा सके। रेड बॉक्स को मैं पाम के किसी गमले के नीचे या अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े बदले, खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लिया। ये एक तरह से शब ख्वाबी का लिबास था। रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर में देखा, वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर बढ़ा ही था कि ख्याल आया कि अगर बफर्ज महाल ये रिवॉल्वर किसी वजह से गमले के नीचे से बरामद हो गया तो मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, क्योंकि जिन 2 गोलियों से रेस्ट हाउस के गार्ड्स हलाक हुए हैं वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मुझे ये रिवॉल्वर भी रेड बक्स के साथ ही किसी अंधे कुएं में फेंक देना चाहिए। रिवॉल्वर और भी आ जाएगा। मैंने रिवॉल्वर को भी रेड बक्स वाले थैले में डाला और थैले को रस्सी से बांध दिया। 3:30 पौने 4 बजे सैर को जाने वाले लोग घरों से निकल पड़े थे। मैंने चमड़े के थैले को कुर्ते के अंदर अपने पेट के साथ बांध लिया और सैर करने के बहाने होटल से निकलकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस तरह चल रहा था जैसे सैर करने निकला हूँ। किसी वक्त चलते चलते अपने बाजुओं को ऊपर नीचे करता है जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा था, वो ऐसा ही करते थे। मैं होटल के मुखालिफ सिमत चल रहा था। आसमान पर सुबह की फीकी सफ़ेदी झलकने लगी थी। कहीं कहीं लोग सैर को जाते नजर आने लगे। सड़क पर से कभी कोई ट्रक भी गुजर जाता है। चलते चलते मैं समंदर के वीरान किनारे की तरफ आ गया। यहाँ फ्लैटों का एक सिलसिला ज़ेरे तामीर आगे था। समंदर के किनारे पथरीली चट्टानों का सिलसिला था। यहाँ कहीं कहीं गारों के अंदर गहरे सुराख बने हुए थे। ये जगह रेड बॉक्स छुपाने के लिए बेहतर थी। मैं एक खूह में चला गया। खूह के अंदर अंधेरा था। ज़मीन रेतली थी और संगरेजे बिखरे हुए थे। एक जगह कुदरती गड़ा बन गया था। शायद किसी ने यहाँ से भारी पत्थर उठाया हुआ था। मैंने गड्ढे के पहलू में रेत को खोद कर एक मजीद सुराख बनाया और रेड बक्स और रिवॉल्वर वाले थैले को इसके अंदर रख कर ऊपर पत्थर और रेत डालकर इसे बंद कर दिया। फिर गड्ढे में पत्थरों को लुढ़काने लगा, यहाँ तक कि वो गड्ढा भर गया। इन पर मैंने रेत और संगरेजे डालकर एक तरह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया था। ये मुकाम वीरान और दूर दराज जगह पर वाक़ था और यहाँ किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं वापस होटल में आ गया। आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सोया रहा। आँख खुली तो टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं जानता था ये टेलीफोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मद्रासी जेटी ऑफिसर की घबराई हुई आवाज़ आई। सर, मैं बड़ी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी पहुँचे। किसी ने मिस्टर व्यास का खून कर दिया है और अलमारी से रेड बक्स भी गायब है। मैंने मसनूई तौर पर इंतहाई हैरत का इजहार करते हुए कहा, माय गॉड, तुम क्या कह रहे हो? किसी तकरीब कार का काम लगता है। 3 गार्ड्स भी मारे गए, बस आप जल्दी आ जाए। जेटी ऑफिसर ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उठकर मुँह हाथ धोए, कपड़े बदले और चाय पिए बगैर टैक्सी में बैठकर सीधा बंदरगाह पहुँच गए। वहाँ रेस्ट हाउस के गिर्द सिविल और मिलिट्री की पुलिस के आदमी जगह जगह स्टेन करने लिए खड़े थे। रूसी मुशीर वमेज़ी और दूसरे बंदरगाह के आला अफसर और पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मौका पर मौजूद थे। मैंने अपने ऊपर घबराहट और परेशानी तारी कर रखी थी। जाते ही जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर से मिला। मिस्टर व्यास की मौत पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। व्यास की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल में पहुंचा दी गई थी। रूसी मुशीर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मुझे तो ये तखरीबकारों की कार्रवाई लगती है। मैंने इसकी तायद की और कहा, इसके सिवा हो भी क्या सकता है मिस्टर वमेज़ी? अभी कल ही की बात है जब मैंने इस इलाके में एक सिनहाली तखरीबकार का पीछा करके इसे पकड़ना चाहा, मगर मेरी बदकिस्मती के इसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने तो शाम को मिस्टर व्यास से कह दिया था कि तखरीबकार इस इलाके में छुपे हुए हैं। रूसी मुशीर बोला, इनके खिलाफ हमारी कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं थी, वरना वो लोग रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो यही मिस्टर व्यास से कहता था, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग रेड बक्स निकाल कर ले गए। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा सुराग निकल गया है। जेटी ऑफिसर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर है वो परेशान था, क्योंकि वही इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबदेह। यह खबर रूसी मुशीर ने सुबह आते ही हादसे की इत्तला मिलने पर दिल्ली में अपने सफारत खाने पहुँचा दी थी, जहाँ से इंडियन वजारत दाखिला और वजारत दफ़ा को मिल गई। और थोड़ी ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मिस्टर टंडन का फ़ोन आ गया। वो बहुत फिक्रमंद था। वो बंदरगाह की सिक्योरिटी स्टाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा था। मैंने अपने बारे में पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। इसने तेज़ लहजे में कहा, इस दुर्घटना की फुल रिपोर्ट तैयार करके जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाए। ये साउथ के इंटेलिजेंस वाले बिल्कुल बेकार लोग हैं। उन्होंने बहुत बड़ा क्लू अपनी लालायकी से ज़ाया कर दिया है। तुम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके वापस आने की कोशिश करो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हर शय बखूबी अंजाम पा गई थी।
किसी वक्त मेरे दिल में एक शक सा उभर आता था कि कहीं चट्टानी गार में से कोई रेड बक्स निकाल ना ले जाए। फिर सोचता कि वहाँ जाकर किसी को खुदाई करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। एक तरफ से मेरा जहन फारिग हुआ तो अब मैंने इस नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर लड़की रत्नावली का मामला क्या है। वो आधी रात को मिस्टर व्यास के कमरे में क्या करने आई थी? इसका कहीं इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक तो नहीं है, या फिर क्या मिस्टर व्यास से इसे महज खुशवक्ती के लिए किसी के ज़रिए वहाँ मंगवाया था? मगर रत्नावली तो इससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस राज को पांडिचेरी से रुखसत होने से पहले हल करना था, क्योंकि बाद में रत्नावली मेरे लिए मसला पैदा कर सकती थी। वो मेरे होटल में भी आ चुकी थी। ये सब ड्रामा किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जो मुझे बेनकाब करने के लिए तैयार की गई थी। ये सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, और फिर मुझे इन जवाबात की रोशनी में रत्नावली को भी ठिकाने लगाना था। मिस्टर व्यास और बहरिया के 3 जवानों के कत्ल की खबर को भी सिगाए राज में रखने की कोशिश की गई। सारे इलाके के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बाहर के किसी आदमी को इस तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। मैंने तकरीबन सारा दिन वहीं बंदरगाह पर ही गुजारा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिस्टर व्यास के कमरे में भी गया, जहाँ गुज़श्ता रात मैंने इसे कत्ल किया था। पुलिस उंगलियों के निशानात उठाने की कोशिश में थी, मगर इसका इम्कान मैंने रात ही को ख़त्म कर दिया था। वो ऐसे कि मैंने जहाँ जहाँ हाथ लगाए थे बाद में रुमाल से इन जगहों को साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर व्यास की गर्दन पर भी मैंने अपनी उंगलियों के निशानात को मिटा दिया था। ये काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। पुलिस को वहाँ रबड़ के मर्दाना जूतों के अलावा एक जनाना सैंडल की मदम निशान भी मिले। ये बात सबके लिए हैरान कौन थी कि वहाँ आने वाली औरत कौन थी। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है ये औरत भी तकरीबकारों की साथी। फिर वहाँ के माली ने बताया कि इसने आधी रात के बाद वहाँ मोटर कार के इंजन की आवाज़ सुनी थी। मामला उलझता जा रहा था। कुछ मैं इस तर्ज़ इस्तदलाल से उलझा रहा था कि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। मेरे रबड़ के जूतों के निशान पुलिस को हतमी सबूत मुहैया नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के लाखों जूते शहर में लोगों ने पहन रखे हैं। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि अपने रबड़ के जूतों को भी कहीं फेंक दूंगा। इस वक्त मेरा इरादा रत्नावली के हॉस्टल जाकर इससे मुलाकात करने का था। मैं ये देखना चाहता था कि मिस्टर व्यास की मौत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ है। मगर बंदरगाह पर ही मुझे शाम हो गई और मैं इस कदर थक गया कि वहीं से सीधा अपने होटल में आते ही सबसे पहले मैंने रबर के निस्वारी जूतों को एक लिफाफे में डाला और उन्हें पलंग के नीचे एक तरफ डाल दिया कि रात को उन्हें ले जाकर किसी कुएं में फेंक आऊँगा। मैं मुंह हाथ धोने के बाद सादा कपड़े पहनकर अखबार पढ़ने ही बैठा था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। इसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलो। आप मसरूफ़ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आओ अंदर आओ प्लीज़, मैंने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। रत्नावली ने हल्के ब्लू कलर की फूलदार साड़ी पहन रखी थी, हाथ में इसी कलर का पर्स था, बालों में मोतिये के फूलों का गजरा सजा था। वो सोफे पर बैठ गई। जगदीश जी, आप फिर हमारे हॉस्टल में नहीं आए? मैंने अखबार लपेट कर पलंग पर रख दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बस कारोबारी मसरूफियात इस किस्म की थी कि वक़्त ही नहीं मिला। अब सोचा था कि कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। आप अच्छी हैं ना? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रत्नावली मुस्कुरा रही थी। अभी तक रत्नावली के बारे में मैं किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुँच सका था कि ये लड़की या औरत इंटेलिजेंस की है या इसका ताल्लुक पांडिचेरी की इन औरतों से है जो सरकारी अफसरों का दिल बहलाती है। मैं इसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखने और कोई नतीजा खर्च करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसके लिए चाय मंगवा ली। मेरे रबर के जूतों का थैला पलंग के नीचे ज़रा बाहर निकला हुआ था। मैंने नोट किया कि रत्नावली ने 2-1 बार ख़ास तौर पर इस तरफ गौर से देखा था। ये लड़की इस थैले को क्यों देख रही थी? मैंने दिल में सोचा, जिस थैले में मैंने रबर के जूतों को डाल रखा है वो पांडिचेरी के एक मशहूर शॉपिंग स्टोर का थैला है जिस पर शेर की शक्ल बनी हुई थी। रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीज़ें खरीदते हैं? मैंने थैले को कसदन नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ। जो शॉपिंग सेंटर पहले नजर आया वहीं से साबुन टूथपेस्ट वगैरह खरीद लिए। तुम चाय बनाओ ना, ठंडी हो जाएगी। रत्नावली ने गैर मुतवक्के तौर पर थैले को लपक कर बाहर निकाल लिया। मैं एकदम मोहतात हो गया। कहने लगी, मुझे ये थैला बहुत अच्छा लगा है। तुम सुनकर हैरान हो गए जगदीश कि मैंने कितने ही ऐसे थैले घर में जमा कर रखे हैं। क्या मैं ये थैला ले सकती हूँ? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, इसने थैले में से जूते निकाल कर एक तरफ रख दिए और थैला तय करके अपने पर्स में रख लिया। फिर जूतों को देखकर बोली, इन पर बड़ी मिट्टी लगी है। क्या तुम सुबह सैर को जाते हो मिस्टर जगदीश? अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कहा, हाँ, किसी रोज़ आँख खुल जाए तो सैर करने निकल जाता हूँ। रत्नावली ने जूतों की तरफ इशारा किया और बोली, लगता है आज रात को भी आप सैर करने गए थे। मेरा मतलब है मुँह अंधेरे। हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज सुबह आँख खुल गई तो सोचा सैर ही कर लूँ। सैर करने से आदमी फिट रहता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी चाय में चीनी आधा चम्मच डालना प्लीज़।
रत्नावली अभी तक इस मौजू पर अड़ी हुई थी। कहने लगी, जगदीश बाबू, आप किस तरफ सैर करने जाते हैं? जूतों पर खुश्क कीचड़ भी लगा है। पांडिचेरी के बाग तो बड़े साफ सुथरे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके करीब ही बच्चों का एक पार्क है, वहाँ पथरीली रोशनी बनी हुई है। आप इधर सैर को जाया करें। ये ले, मैंने चीनी आधा चम्मच ही डाली है। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए प्याली हाथ में ले ली और खामोशी से चाय पीते हुए सोचने लगा कि इस लड़की रत्नावली को ज़रूर किसी ने मेरे पास सुराग रसानी के लिए भेजा है। मेरे जूते बहुत बड़ा सबूत थे, मगर इतनी आसानी से कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं चाय पी रहा था। मैंने आंखें उठाकर रत्नावली की तरफ देखा तो वहीं ठटक गया। रत्नावली पहले ही से मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुए थे। अचानक वो मुस्कुराती हुई उठी। अच्छा जगदीश बाबू, मैं चलती हूँ, मेरी सहेली नीचे इंतजार कर रही है। आप कल आइए ना, शाम की चाय मेरे साथ पिए, मैं आपको सैलून की चाय पिलाऊंगी। मेरे एक दोस्त ने मुझे कोलंबो से भेजी है। नमस्कार। वो चली गई। कड़ियाँ आपस में मिलती चली जा रही थी। कोलंबो की चाय, ये एक नई कड़ी थी। सिन्हाली एजेंट कोलंबो से ही आते थे। इनका मेरे जूतों पर जमे हुए खुश्क कीचड़ को नोट करना, मेरी अदम तवज्जुही की हालत में मेरे चेहरे को गौर से घूरना। ये लड़की मशकूक थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा हासिल करना होगा, लेकिन पहले ये मालूम करना बहुत ज़रूरी था कि इसका रब्ता मिस्टर व्यास के बाद किससे कायम है, क्योंकि इसकी मौत के बाद वो शख्स भी मेरे लिए एटम बम से कम नहीं साबित हो सकता था। मैंने अगले रोज़ रत्नावली के यहाँ जाने का फैसला कर लिया, लेकिन अब मेरे लिए रबर के जूतों से निजात हासिल करना भी ज़रूरी हो गया था। कोई 1 घंटे के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली इस इलाके से निकलकर अपने हॉस्टल पहुंच गई होगी, तो मैंने रबर के निस्वारी जूतों को एक कपड़े में लपेटा और कमरे को ताला लगाकर नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैं एकदम चौंक कर एक सुतून की ओट में हो गया। रत्नावली काउंटर के पास खड़ी एक औरत से बातें कर रही थी। यह अभी तक इसी होटल में थी, शायद इसने मुझे नहीं देखा था। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में आ गया। मेरा सांस फूल रहा था। कमरे में आकर मैंने रबर के जूते पलंग के नीचे डाल दिए। ये पुरस्कार लड़की रत्नावली मेरे लिए एक मुसीबत बनती जा रही थी। मैंने ये बात ख़ास तौर पर नोट की थी कि रत्नावली जितनी देर मेरे कमरे में रही, इसने मिस्टर व्यास के कत्ल के बारे में कोई बात नहीं की। अगर वो इंटेलिजेंस की औरत थी तो इसे यकीनन मिस्टर व्यास के कत्ल की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन इसने जानबूझकर मुझसे इसका जिक्र नहीं किया था। मैंने भी मुसलहतन इस ज़मन में खामोश रहा था। मैंने यही फैसला किया था कि सुबह मुँह अंधेरे सैर के बहाने बाहर जाकर जूतों को किसी वीरान गड्ढे में दबा दूँगा, लेकिन रत्नावली के मेरे कमरे में आने और इसकी पुरस्कार हरकतों से मुझे खतरा पैदा हो गया था। मैं रबर के जूतों को रात भर अपने कमरे में नहीं रखना चाहता था। ये जूते मुझे गिरफ्तार करवा सकते थे। मैं बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा। रत्नावली अभी होटल में ही होगी। बैरी ने आकर खाने का पूछा तो मैंने कहा कि नीचे डाइनिंग हॉल में ही खाऊंगा। इस बहाने मैं नीचे जाकर रत्नावली के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकता था। बैरा चला गया। मैं इतना अहमक नहीं था कि खाना खाने जाते हुए जूते वहीं कमरे में ही छोड़ जाता। अब मैंने जूतों को एक अखबार में लपेट कर बगल में दबाया और बाहर निकल कर कमरे को ताला लगाते हुए कॉरिडोर में इधर उधर मुतजस्साना निगाह डाली। दूर से एक जोड़ा चला रहा था। मैंने पैकेट हाथ में पकड़ लिया और आहिस्ता से कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक मेरी नज़र आखिरी कमरे के दाएं जानिब दीवार में लेटर बॉक्स की तरह बने हुए चौकोर सुराख पर पड़ी, जिसके ऊपर हुरूफ में ट्रैश लिखा था। मुझे ख्याल आया कि जूते फेंकने के लिए इस वक्त इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इस सुराख में से होटल में रहने वाले रद्दी चीज़ें फेंकते थे, जो नीचे तहखाने में रद्दी और कूड़े करकट के बहुत बड़े ड्रम में जाकर गिरती थी, जहाँ से रोज़ाना सुबह सुबह ट्रक आकर ले जाता था। मैं वहाँ पहुँच कर रुक गया और अपनी घड़ी पर वक्त देखने लगा। जब जोड़ा मेरे करीब से गुजर कर सीढ़ियाँ उतरने लगा तो मैंने जूतों के पैकेट को जल्दी से ट्रैश के सुराख में से नीचे फेंक दिया। मेरे जहन से बोझ उतर गया था। अब मैं बड़े सुकून से सीढ़ियाँ उतरकर लॉबी में आ गया। मैंने किनखियों से लॉबी का जायजा लिया। रत्नावली वहाँ नहीं थी। मैंने सिगरेट सुलगाया और खामोशी से कदम उठाता डाइनिंग हॉल में आकर कोने वाली कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ कुछ मर्द और औरतें बैठी थी। खाना लगाया जा रहा था। रत्नावली यहाँ भी मौजूद नहीं थी। मैंने इत्मीनान से खाना खाया। कुछ देर बैठकर शाम के अखबार का मुतालिया करता रहा और सिगरेट पीता रहा। फिर अखबार लपेट कर मेज़ पर रखा, सिगरेट एस्ट्रे में दबाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लॉबी में रत्नावली कहीं नजर न आई। वो जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया। कमरे में रोशनी हुई तो मैं एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। कमरे की हर शय उलट पलट हो चुकी थी। किसी ने मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की भरपूर तलाश ली थी। कोई शय अपनी जगह पर नहीं थी। बिस्तर की चादर फर्श पर गिरी हुई थी। गद्दा दोहरा होकर कालीन पर गिरा था। सिंगार मेज़ की सारी दराजें खुली हुई थी। अलमारी जिसको मैंने चाबी लगा रखी थी वो भी खुली थी। मेरे ब्रीफकेस को खोलकर इसकी भी तलाशी ली गई थी। ये काम रत्नावली या इसके किसी साथी के सिवा और किसी का नहीं हो सकता था। अब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली को मेरे पीछे लगाया गया है और मुझ पर किसी को शक पड़ चुका है। ये सिवाय वहाँ के इंटेलिजेंस के और कौन हो सकता था। मेरे लिए तेज़ी से सरगर्म होने का वक़्त आ गया था। ये तलाशी इस बात का इशारा था कि मैं इंतहाई ख़तरे में हूँ।
जो कोई भी मेरे कमरे में आया था, इसको रेड बॉक्स या मेरे जूतों की तलाश थी और इनमें से एक भी शायद इसके हाथ में नहीं आई थी। मुझे तशवीश हुई कि इन लोगों ने कूड़े करकट के ढेर में से मेरे जूतों को न ढूंढ निकाला हो। मैंने बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाया और तेज़ तेज़ कदमों से लिफ्ट की तरफ आ गया। ये लिफ्ट तहखाने के दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर रुकती थी। ये होटल की सबसे निचली मंजिल थी जहाँ से वो लोग अपना सामान लेकर आते थे, जो होटल में अपने बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक ठहरते थे। ट्रैश रूम के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी थी। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं था। जल्दी से कुंडी खोलकर मैं तहखाने के ट्रैश रूम में दाखिल हो गया। ये काफ़ी कुशादा था, जो बिल्कुल खाली था। सिर्फ दरमियान में 2 जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे थे, जो ऊपर से फेंका गया था। मुझे पहले ही ढेर से अपने जूतों का पैकेट मिल गया। वो एक तरफ लुढ़का पड़ा था और अखबार से बाहर निकल आया था। मेरी जान में जान आ गई। जल्दी से जूतों को उठाकर अपने पाजामे में कुर्ते के नीचे छुपा लिया। ट्रैश रूम का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और लिफ्ट के ज़रिए वापस अपने कमरे में आ गया। चाकू मैंने कमरे में इस वक्त भी नहीं रखा था। इसे मैं हर वक्त अपनी जेब में रखता था। इस लम्हे भी चाकू मेरी जेब में था। सिर्फ यही एक हथियार मेरे पास था। जूतों को दूसरे अखबार में लपेट कर मैंने अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। तलाशी लेने वाले के पास हर किस्म की चाबियाँ मौजूद थी, जिनकी मदद से इसने अलमारी के ताले भी खोल लिए थे। बाहर का दरवाज़ा तो ऑटोमेटिक बंद होकर मुकम्मल हो गया था, मगर अलमारी का ताला वैसे ही खुला पड़ा था। अब मैं चौकस हो चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर हो गई थी। सबसे अहम मसला जूतों को कहीं जहन्नम रसीद करने का था। ये जूते मुझे मौत के मुंह में धकेल सकते थे। मैंने कमरे की तमाम बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर अपनी जगह पर रख दिया। होटल की इंतज़ामिया को इस बारे में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सर्वर्स को फ़ोन करके अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी आई तो मैंने आरामदेह कुर्सी पर बैठ कर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। रत्ना मलिक के साथ कौन कौन हो सकता है? मुझे इन सब से निमटना था। मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा मिशन था। अगर मेरा राज फाश हो जाता है तो दिल्ली का सारा मिशन तहस नहस हो जाता था और मुझे इस शहर में गिरफ्तार कर लिया जाना था। ये बात यकीनी थी कि मेरी निगरानी की जा रही थी। इस वक्त भी होटल के आसपास कोई ना कोई आदमी ज़रूर मौजूद होगा, जो मेरे बाहर निकलने पर मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। ऐसी सूरत में मेरा सुबह सैर के बहाने जूतों को साथ ले जाकर किसी जगह फेंकना ख़तरनाक था। मैं इन जूतों को अपने कमरे में रखकर बाहर भी नहीं जा सकता था। दूसरे रोज़ मुझे हर हालत में बंदरगाह पर बी रिपोर्ट की तफसीलात हासिल करने जाना था। मेरे पास सिर्फ एक ही रात थी। इस रात के अंदर अंदर मुझे अपने जूतों को किसी गहरे कुएं में इस तरह फेंकना था कि कोई मुझे देखे भी नहीं। कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे ये फ़िक्र भी लाहक हो गई थी कि अगर मेरी निगरानी की जा रही है तो जिस रात पिछले पहर सैर के बहाने में रेड बॉक्स लेकर समंदर के दूर दराज चट्टानी साहिल की तरफ गया था, तो लाजमी बात है इस वक्त भी ज़रूर कोई मेरा पीछा कर रहा होगा। इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये अलमिया पेश आ गया तो मेरा बचना मुश्किल है। मुझे चट्टानी खूह में जाकर अब रेड बॉक्स के बारे में भी तसल्ली करनी थी, वो अपनी जगह पर मौजूद है भी कि नहीं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।